हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस और चाइनीज़ इम्पैक्ट के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट का तरीका था कंट्रोल करने के लिए कोरोना वायरस, कैसे उसमें वो फेल हो गए, उसमें चाइनीज़ कम्युनिज़्म क्यों फेल हो गया कंट्रोल करने में, और चाइनीज़ जो इम्पैक्ट रहा पूरे वर्ल्ड पर उसको स्प्रेड करने में चाइनीज़ गवर्नमेंट किस प्रकार से फेल रही। सेकेंड पॉइंट होगा कौन से तरीके चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किए एंड वो कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो तरीके एडॉप्ट किए थे वो कैसे ब्रिटिश तरीक़ों से इक्विवेलेंट थे जो उन्होंने प्लेग को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए एडॉप्ट किया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने वुहान को और पूरे प्रोविंस को, और इवन देखा जाए तो कुछ हद तक पूरे चाइना के 31 सिटीज़ को किस प्रकार से लॉकडाउन किया हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और आइसोलेशन कैंप जो उन्होंने बनाए हैं उसका असर क्या होगा। फिर देखेंगे कि क्या कोई असर पड़ा चाइनीज़ गवर्नमेंट के कोरोना वायरस से फाइट करने के तरीक़ों से, और फिर देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सिंगल रूम के नीचे लाकर रख दिए गए और उसकी वजह से उनमें वायरस का इम्पैक्ट किस प्रकार से तेज़ी से बढ़ा और वो लगातार बीमारी की अवस्था में लंबे टाइम तक बने रहेंगे। तीसरा पॉइंट होगा क्या डर है चाइनीज़ कोरोना वायरस का अदर पार्ट ऑफ दुनिया के दूसरे पार्ट में उसका फैलने का, और चाइनीज़ गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे उपज कर आने वाली। अगर चौथा पॉइंट होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डैमेज पूरे वर्ल्ड को कॉम्पनसेट करने से कितनी रिलेटेड है, और क्यों चाइनीज़ गवर्नमेंट को पूरे वर्ल्ड को कॉम्पनसेट करना चाहिए इकोनॉमिक लॉसेस के लिए। क्या असर पड़ा है चाइनीज़ कोरोना वायरस का वर्ल्ड के पूरे ट्रेड पर। छठा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक गाइडलाइंस होनी चाहिए वर्ल्ड बॉडी के द्वारा कि कैसे किसी डिजीज़ को जो एपिडेमिक है और वर्ल्ड एपिडेमिक बन सकता है उसको कैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए और प्रिवेंट किया जाए उस बीमारी को। उसके क्या इंतज़ाम पूरे वर्ल्ड बॉडी में हैं या ना है, या इंतज़ाम लाने होंगे। क्या सातवां पॉइंट होगा कि दुनिया एक बहुत बड़ी फैमिली है, और अगर कोई वर्ल्ड में किसी फ्री ट्रेड करना चाहता है और अपने इंपोर्ट को हर कंट्री में फैलाना चाहता है, देन उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोरल और लीगल कि जिससे उसको बाउंड किया जा सकता है कि जिस ट्रेड के माध्यम से, फ्री मूवमेंट के माध्यम से हम दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या हम कहीं डिजीज़ तो नहीं फैला रहे हैं, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा दूसरे कंट्री के नागरिकों के साथ द्वारा। एक नागरिक का अधिकार दूसरे कंट्री के नागरिक के अधिकार के बराबर होता है, क्या उसमें हनन हो रहा है चाइनीज़ के द्वारा, इसका इम्पैक्ट हम स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है कि रोल ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट इन कंट्रोल एंड फेलियर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिज्म टू कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के कौन कौन से साधन यूज़ किए और चाइनीज़ कम्युनिज़म की वजह से कैसे वो सारे माध्यम फेल हो गए। सबसे पहले तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने जो भी इलाके थे उसको लॉकडाउन कर दिए, और लॉकडाउन करने की वजह से और उसके इंफॉर्मेशंस को सेंट्रलाइज करके सेंसस करने की वजह से पूरे वर्ल्ड को ये मालूम नहीं पड़ पाया स्टार्ट में कि कोरोना वायरस फैल चुका है, एपिडेमिक बनकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और वहाँ से वो स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। उसकी वजह से 2 क्रूज़ उसके शिकार हो गए जो जापानीज़ कोस्ट में आके भी लगे हुए हैं। जो लोग चाइना से बाहर जा रहे थे उसमें कोरोना वायरस के संक्रमित लोग पहुंच गए और पूरे वर्ल्ड में ये माध्यम कोरोना वायरस का डिजीज़ फैल गया, और दूसरे देशों को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े इस बीमारी से लड़ने के लिए।
और वो देशों में अब लंबे टाइम तक कोरोना वायरस का जो वायरस है वो बना रहेगा 6 से 8 महीने तक, और उसका इम्पैक्ट रहेगा। इससे वहाँ पर जान जाने की चांसेस और स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ कम्युनिज़्म जो था उसको रोकने का तरीका ये था कि पहले इन्फॉर्मेशन रोक दी जाए। जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं दवाई और माध्यम और जो ड्रग्स जिसके आधार पर उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में ना तो डॉक्टरों को बताया जाएगा, कुछ लोगों को मालूम होगा और बाकी लोग को ना मालूम होगा, तो वो काम करते रहेंगे अनअवेयर माध्यम में, तो वो उसके डिजीज़ के शिकार होने लगेंगे। इससे डिजीज़ डॉक्टरों में भी फैलने लगेगी। जो प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए थे डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर को, वो नहीं न किए गए। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको न तो बताया और न यूज़ करने दिया, या तो न तो वो अवेलेबल करवाए। इससे उनको हेल्थ वर्कर ज़्यादा नंबर में मिलते रहे, और वो ये भूल गए कि जिस प्रकार का वो टेंट में, एक ही टेंट में हज़ारों आदमियों को रख रहे थे, उससे एक आदमी का संक्रमण जो संक्रमित है वो उसमें लाए गए हर संभावित, मेरे कहने का साफ मतलब संभावित, जो बीमार नहीं है पर बीमार पड़ सकते हैं या बीमार होंगे भी नहीं, खाली उनको शक के दायरे में ला के रखा गया है, वो भी संक्रमित हो जाएंगे। यानी कि चाइना के उस जगह पर जहाँ पे लाके इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है आइसोलेशन कैम्प में, उसमें अगर बीमार नहीं भी होगा तो ये बीमार पड़ जाएगा। अब हम इसमें ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया और उस तरीक़ों की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ गई। अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर आएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि वे adopted by Chinese is equivalent to method adopted by British in India to control plague in Pune। और दूसरे पार्ट में प्लेग को कंट्रोल करने का एक माध्यम था ब्रिटिश के द्वारा कि आप उस इलाके को लॉकडाउन करें और जितने भी प्लेग के मरीज होंगे उनको शहर के बाहर फेंक दिया जाए और उनको कुछ पैसे दे दिए जाए और कहा जाए कि आप खाने का इंतजाम खुद करेंगे, और न तो उनसे कोई रिलेशन रखा जाएगा न तो उनसे कोई कांटेक्ट रखा जाएगा। इस प्रकार से प्लेग को रोका जाता था। पहले कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को भी इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था, और अब प्लेग को ब्रिटिश ने इस प्रकार से ट्रीट किया। अब हम देखते हैं कि इसमें तिलक के रोल को स्टडी करते हैं। तिलक ने प्लेग के पेशेंट के लिए एक हॉस्पिटल बनाया और उसमें हेल्थ वर्कर रखे। अपने वर्कर के द्वारा, कांग्रेस के वर्कर के द्वारा उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, लोकल लोगों का सपोर्ट लिया, लोकल इलाके में वो हॉस्पिटल बनाया, उनको आइसोलेशन से बचाया, उनको आइसोलेट जरूर रखा पर समाज से आइसोलेट करके काट कर फेंका नहीं। और जो ब्रिटिश से पैसा मिलता था और अपने दोस्तों से पैसा लेकर उनको खाने का अरेंजमेंट करके देना, क्योंकि जो बीमार होगा वो खाने का इंतजाम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पहले कर चुकी है। किस चीज़ की कमी थी? कि अच्छे ख्याल की। जो हम इंडिया में आके देखते हैं कि केरला में हर व्यक्ति को एक अलग रूम में रखा गया, यानी कि एक व्यक्ति का संक्रमण दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। ये हम देखते हैं केरला में जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने एक रूम के अंदर ज़्यादा पेशेंट न रखे। इससे क्या हुआ कि एक डिजीज़ जो एक व्यक्ति को हो दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाएगा। इस प्रकार से वो हवा जो होगी, वो जो संक्रमित हवा होगी, गंदी हवा होगी जिसमें उसका वायरस फैल चुका है, वो उस रूम में अंदर आने वाले एक हेल्थ वर्कर को और एक डॉक्टर को अफेक्ट करेंगे। डॉक्टर दूसरे रूम में जाएगा, उसको स्प्रे के बाद दूसरे रूम में जाना जाएगा। इस प्रकार से एक वर्कर और एक हेल्थ वर्कर डॉक्टर को दूसरे रूम में जाने के पहले डिसइंफेक्टेड किया जाता था। उस रूम में आने के लिए रिलेटिव को परमिशन नहीं थी, इससे उनको संक्रमित होने के चांसेस कम हो गए। यहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना में एक फ़र्क है, और यही फ़र्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक कम्युनिस्ट कंट्री में देखा जाता है। वहाँ पर जो टॉप लीडरशिप होती है वो सुनती नहीं किसी की, और यहाँ पर क्रिटिसिज्म के द्वारा हम गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं अपने अच्छे पॉइंट्स स्वीकार करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट उभर कर आ रहा है सेकेंड पॉइंट में कि शटिंग सिटी स्टेट इज़ नॉट इनफ। चाइना ने अपने सिटीज़ को 31 सिटीज़ हैं और कई स्टेट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन किया है, लोगों से कहा कि आप बाहर नहीं निकलना। अब आप देखिए क्या असर होगा। एक फॉल्स फियर क्रिएट किया गया। एक तो आपने
जो संक्रमित लोग हैं और जो लोग सिर्फ खांसी और सर्दी से संक्रमित है मामूली से, उनको भी लाकर एक ऐसी जगह पर डाल दिया जहाँ पर वो इन्फेक्टेड लोग थे। तो इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में नॉन इन्फेक्टेड आने की वजह से ये डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैली। वास्तव में जितना इम्पैक्ट नहीं था, जितना असर नहीं था, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कारगुजारियों, गलत नीतियों और गलत काम की वजह से वो फैल गया। अब आता है कि सिटीज़ को बंद करने से क्या हुआ, ट्रेड इंडस्ट्री कम्प्लीटली शट हो गई, लोगों के रेवेन्यू के माध्यम बंद हो गए। कंपनियां, अब चाइनीज़ कंपनियां एक के बाद एक बैंकरप्सी की हो जाएंगी। जहां तक अनडिस्क्लोज सोर्सेज का है, चाइना 1 ट्रिलियन तक इसमें अभी तक झुक चुका है और ये 1 से 2 ट्रिलियन तक इनकी इकोनॉमी को असर डाल सकता है। अब सोचिए 2 ट्रिलियन या अगर 3 ट्रिलियन तक पहुंचा तो इंडियन इकोनॉमी का साइज़ 2.9 या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यानी कि चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ गोइंग टू लूज टू द एक्सटेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी साइज इन दिस ईयर बिकॉज ऑफ दिस वन। बट माई परसेप्शन इज़ दिस दैट कि ये कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और ये जून तक जा सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वायरस का लंबे टाइम तक रहेगा और चाइना को आइसोलेटेड रखना होगा, वरना ये बीमारी दूसरी कंट्रियों में फैलेगी और उनको इकोनॉमिक और काफ़ी बड़े पैमाने पर मेडिकल एक्सपेंसेस करने होंगे जो उस कंट्री में काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होंगे। चाइना ऐसे लोगों को एक जगह पर रखकर मरने के लिए छोड़ देता है, और बाकी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उनको चाइना से अपने रिश्ते बनाए रखते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। देखिए, अगर आपको मेडिकल इक्विपमेंट भेजना है चाइना में, आप भेज दीजिए, और आप वहाँ से गुड्स मंगाएंगे, वहाँ पे आदमी को आने देंगे, संक्रमित आदमियों को आने देंगे, ये खतरनाक बात हो सकती है। दूसरा निकल के आता है सेकेंड पॉइंट में, नो रियल एक्शंस एंड एफर्ट। चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से हमने कोई रियल एक्शन नहीं देखा। उनका डिनायल मोड होता है कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई बीमार नहीं है, क्या फैलेगा नहीं, आप हमको आने दीजिए। आप खुद बीमार हो, आपकी कंट्री बीमार है, आपकी लीडरशिप बीमार है, माइंड से, बीमारी से नहीं। कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लीडरशिप का ब्रेन उतना ख़राब है, वो इन्फेक्टेड ब्रेन है। उसकी वजह से ये रोग काफ़ी तेज़ी से फैलेगा और संक्रमित लोगों को करेगा। इसलिए सबसे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोगों का जो दिमाग है उसे सही करना होगा, उसके लिए वर्ल्ड को एक्शन लेना होगा। यानी कि रियल प्रॉब्लम चाइनीज़ गवर्नमेंट में है, कोरोना वायरस में नहीं। तो क्या कोई एक्शन रियली इन टर्म्स लिया गया है? मुझे तो दिखता नहीं ज़मीन पे। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, सभी आदमियों को लाकर एक छत के नीचे रख दिया गया है और कहा गया चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कि ये हवा में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स बनते हैं, डॉट्स बनते हैं, उनके ऊपर ये बैठ जाते हैं पानी और मॉइस्चर्स और डस्ट के साथ में, और फिर स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के रूप में। अब आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, उसके बाद बोल रही है कि हमने एक छत के नीचे 1000 आदमी को रख दिया, उसमें से कुछ संभावित हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ अभी तक टेस्टेड नहीं है। यानी कि जो टेस्टेड नहीं हैं उनको टेस्टेड पॉजिटिव के साथ रखा गया है, तो डेफिनेटली जो नहीं है वो हो जाएंगे आप ही के बोलने के मुताबिक। यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये बोल रही है अपने मुँह से कि हमने अच्छे भले आदमी को ला के रख दिया है, जो 10-15 बीमार आदमी हैं उनके साथ में हमने 900 आदमियों को रख दिया है, और अब वो 900 आदमियों को हम बीमार करना चाहते हैं। 60,000 पेशेंट्स हैं, तो आप समझिए 60,000 टेंट हैं, 60,000 टेंटों में कुछ इन्फेक्टेड हैं, कुछ होने वाले हैं, और कुछ कभी होने वाले नहीं थे, उनको अपने घर से निकाल के हमने ला के रखा है, मरने के लिए यहाँ पे ला के रखा है और ज़बरदस्ती ला के रखा है। वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है सर्दी खांसी के पेशेंट को। कार में कोई खांसता, सर्दी और स्नीजिंग करते दिखाई दिया तो उसको पकड़ के सीधा कैंप में ला के खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसका कोई सुनवाई नहीं होती है, वो आदमी को वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबसे अच्छी बात इस वायरस की ये है कि मरने वाले जो हैं वो एजेड लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम बन जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। अब आप देखिए, एक अच्छा आदमी जो ठीक हो सकता है घर में रह के भी और बाहर रह के भी, यानी कि हॉस्पिटल में रह के, उसको वो ज़बरदस्ती कैंप में डालते हैं जहाँ पे 1000 आदमी एक साथ ट्रीट हो रहे हैं, और वहाँ पे हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम है। रियल टर्म में
जिस प्रकार से भारत में आइसोलेशन में उसका इलाज किया जाता है, पूरा हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है, प्लेग के लिए किया गया था हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, आप देखिए केरला में, आप कहीं पे भी इंडिया में देखिए, उस पूरे सेंटर को आइसोलेट कर दिया जाता है, हेल्थ वर्कर को स्पेशल मास्क दिया जाता है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसे दिखावा है, एक मस्कट यानी कि चेहरा है, वास्तविकता नहीं है उसमें। नाउ इसमें एक और पॉइंट आता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर सिंगल टेंट और रूम एंड दस अलाउिंग लार्ज नंबर टू गेट continuously affected by same virus multiple time in China when it is known that it is spread by medium of air। आप एक टेंट के नीचे लाखों हज़ारों आदमियों को रखते हैं, 1000 आदमियों को, कंटिन्यूस बेड होते हैं, उससे एक आदमी जो ठीक हो चुका है और ठीक होने के उतार पे है, उसको उसी कोरोना वायरस का एक दूसरा मीडियम का जो वायरस होता है वो अफेक्ट करता है लेवल का, फिर वो उससे ठीक होने लगता है कुछ समय के बाद, तो तीसरे लेवल का अफेक्ट करता है, फिर वो ठीक होने लगता है, तो वो फिर मल्टीपल टाइम एक ही डिजीज़ के अटैक से ये रेसिस्टेंस लेवल लगातार कम होती जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी रूम ऐसा ना हो जिसमें 2 या 3% से ज़्यादा हो। हर रूम छोटे होने चाहिए और हेल्थ वर्कर को कंटिन्यूसली डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए और एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि फियर एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट। जितना बड़ा डिजीज़ है उससे बड़ा फियर है उस डिजीज़ का, उससे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड लॉकडाउन हो गया है और चांसेस ये है कि जून तक जाएगा, पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो जाएगी और जो मटेरियल चाइना बनाता है वो शॉर्ट सप्लाई में हो जाएंगे। जहाँ पे चाइनीज़ इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या हाफ फिनिश मटेरियल सप्लाई करते हैं या पार्ट सप्लाई करते हैं जो दूसरे कंट्री में जाकर असेंबल होते हैं, वहाँ की सप्लाईज अफेक्टेड हो जाएंगी और उस अफेक्टेड होने की वजह से, लोअर सप्लाई की वजह से उस कंट्रियों में प्रोडक्शंस लाइन बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड की बढ़ जाएंगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा और गुड्स की शॉर्टेज की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड वहीं रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगा, इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो यानी कि आप नियर फ्यूचर्स में हर एक चीज़ के प्रोडक्ट में 20 to 25%, 30% राइज देखते हैं। ये सारी चीज़ें जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की होंगी, एग्रीकल्चर बैग का प्रोडक्शंस लाइन अफेक्टेड नहीं होगा। पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो बंद हो जाने की वजह से उनका प्राइसेस कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इनकम पर्टिकुलर कंट्री जैसे यूएसए में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और बाकी कंट्री यूरोप में कुछ लोगों की इनकम कम होगी और उसके अगेंस्ट में वो जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनका प्राइस बढ़ जाएगा। इससे एक अनार्ची की स्थिति पैदा होगी पूरे वर्ल्ड में। इसको रिवर्सल कह सकते हैं। अब अगर इसको टोटल सिम्टम देखा जाए तो जहाँ इकोनॉमी स्लो हो रही थी एक्सेस सप्लाई से, रिसेशन कह रहे थे आप लोग, एक्सेस सप्लाई की बात कर रहे थे, वो रिवर्सल हो जाएगा और अगर ये 3 महीना रहा तो बैलेंस हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा रहा तो ये प्राइस राइज में चले जाएगा और अगर ये और ज़्यादा चला, यानी कि जो चांसेस ही नहीं है, सितंबर अक्टूबर तक गया, तो ये एक भयंकर क्राइसिस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20, 25, 30% का प्राइस राइज आपको दिखाई देने लगेगा मार्केट में। अभी हम स्टडी करते हैं चौथा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्प्रेड एंड सो रिजल्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे डैमेज टू द वर्ल्ड। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिजीज़ के आउटब्रेक के लिए? जैसा कि अभी निकल के आ रहा है कि ये चाइनीज़ कोरोना वायरस लेबोरेटरी से लीक हुआ है। अगर ये लेबोरेटरी से लीक हुआ है या नेचुरली लीक हुआ है, दोनों ही कंडीशन में चाइनीज़ गवर्नमेंट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। बाकी की सारी मेजर कंट्रियों को जिनसे उनका ट्रेड है और जहाँ से वहाँ पर लोग आते और जाते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। चाइनीज़ गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल हो गई। जो डॉक्टर ने इसके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन दी थी उसको कैद कर लिया गया और वो कोरोना वायरस से मरा। 2 रिपोर्टर्स हैं जिनको कैद कर लिया गया है, जिन्होंने पहले
उस डिजीज़ के को रोकथाम के लिए जो इनएफिशिएंसी चाइनीज़ गवर्नमेंट बता कर रही थी उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इस डिजीज़ को आइसोलेशन में रखते हुए इसे इन्फॉर्मेशन के लोगों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इसकी अक्यूज्ड है और उसकी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? पनिशमेंट वही होनी चाहिए जो दूसरे कंट्रियों ने झेली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई ट्रेड में लॉस किया है, किसी ने मेडिकल पे एक्सपेंडिचर किया है, तो वो कॉम्पेंसेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट को उन्हें देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, जब आपका रॉ मटेरियल कम आएगा आपके कंट्री में, जब रॉ मटेरियल कम आएगा तो ये होगा कि रॉ मटेरियल कम आने की वजह से प्राइजेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगे। रिसेशन की वजह से प्राइजेस कम हो रही थी, पूरा वर्ल्ड अभी रिसेशन के फेज़ में था, इससे प्राइजेस कम हो रही थी। तो आप देखेंगे कि जो प्राइजेस कम हो रही थी, अब वो प्राइजेस कम नहीं होंगी, बल्कि प्राइजेस बढ़ना चालू होंगी। रिसेशन के फेज़ से हम इन्फ्लेशनरी फेज़ में चले जाएंगे। इन्फ्लेशनरी फेजेस वो होते हैं इकोनॉमी में जब प्राइजेस धीरे धीरे करके शॉर्ट सप्लाई की वजह से कम सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो बूमिंग इकोनॉमी में इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये बूमिंग हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि किसी कारण से सप्लाई डिसरप्ट हो गया है। तो सप्लाई के डिसरप्ट होने से या इंटरमीडिएट मटेरियल के नहीं पहुंचने से फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। तो सब्स्टिट्यूट डिस्कवरी करने में टाइम लगेगा 6 से 8 महीना। जब तक सप्लाई कहीं और से आएगी चाइना के अलावा, तब तक प्राइस बढ़ता रहेगा। और अगर ये 6 महीने तक रहा तो दूसरी कंट्रियों को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लेना चाहिए, वरना सप्लाई बहुत ज़्यादा देर तक डिस्टर्ब रहेगी। चाइना में एक्सपेक्टेड है कि ये 9 महीने तक चल सकती है। तो दूसरी कंट्रियों को अगर वो नहीं खोलते हैं तो काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में फंस सकते हैं। इसलिए इकोनॉमी को अपने लेवल पे बनाए रखने के लिए सबको अपनी छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चालू कर देनी चाहिए और अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखना चाहिए। छठा पॉइंट है, देयर मस्ट बी ए गाइडलाइन बाय द वर्ल्ड बॉडी टू ट्रीट, कंट्रोल, प्रिवेंट डिजीज़। देखिए, किसी भी कंट्री यानी वर्ल्ड बॉडी को इस पर गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि इस प्रकार के डिजीज़ जो पहले सार्स के रूप में चाइना से फैले, फिर बर्ड फ्लू के रूप में फैले यूरोप से और चाइना से, और फिर अब ये कोरोना वायरस के रूप में फैले, इसके प्रति गाइडलाइन होनी चाहिए कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाए बाकी के कंट्रियों में, डिसेमिनेट की जाए, यानी कि स्प्रेड की जाए पूरे वर्ल्ड बॉडी को, कैसे बताया जाए कि ये हो रहा है और सबको मालूम पड़े। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो बताया था चाइना ने बहुत लेट, पर बाकी को भी बताना ज़रूरी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबको बताना चाहिए। फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर आप लगा रहे हो, ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रीट कैसे कर रहे हो, तो बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और वो रिसर्च में नहीं जाएंगे, ट्राई एरर में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली उस ट्रीटमेंट में जाएंगे, उसके एरर से वो सीख कर आगे के स्टेज में चले जाएंगे, यानी कि वो आपसे के समान या आपसे कुछ आगे रह सकते हैं और वहाँ का फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे और आपको बताएंगे। इस प्रकार से दोनों ओर से कंटिन्यूस डायलॉग और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट यानी कि स्प्रेड करने की कोशिश से लगातार होनी चाहिए। जिसने भी कोई मेथड निकाला, जैसे केरला में आपने देखा कि सारे लोग ठीक हो गए क्योंकि वो यंग थे। जो लोग ओल्ड हैं, जो 50 के ऊपर हैं, उनमें मरने की संख्या, मतलब मरने वालों की संख्या मैक्सिमम है, यानी क्या है कि सब मरने वाले वहीं के हैं। तो मतलब कोरोना वायरस उतना डेडली नहीं है यंग लोगों में जितना कि ओल्ड लोगों में है। यंग लोगों में लगातार संक्रमण रहना और इलाज न होना मौत की स्थिति होगी। इसका कोई इलाज नहीं है कोरोना वायरस का, पर इस कंडीशंस में आप हेल्थ को इतना अच्छा रख सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी उस डिजीज़ को फाइट करके मारने लायक कैपेबल बन सकती है। यानी कि कोरोना वायरस ऐसा डिजीज़ नहीं है कि आप उससे डेफिनेटली मरेंगे जैसे प्लेग से मरते हैं। अब आता है कि कंट्रोल के बाद में ये इस बार तो कंट्रोल कर लिया, फिर आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। आज कंट्रोल कर लिया, फिर आप प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंट करने का ये तरीका होगा कि आप इसको दूसरी कंट्रियों में फैलने से रोकें। तो चाइना को किस प्रकार से सील किया जाए। सील का मतलब ये नहीं कि आप उनके
टोटली उनसे बात करना छोड़ दें या उनसे रिलेशन रखना छोड़ दें। बहुत ज़रूरी है कि एक डिज़ीज़ दूसरे देश तक नहीं पहुँचे। अगर दूसरे देश तक पहुँचेगी तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के कुछ तरीके हैं, जैसे कुछ मटेरियल जो इन्फेक्टेड है और कितने टाइम तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, मान लो कि 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना, तब तक आप चाइनीज़ इम्पोर्ट ना करें। चाइनीज़ लोगों को अपने देश में ना आने दें। ये इसलिए नहीं कि हम उनसे नफ़रत करते हैं, इसलिए क्योंकि दूसरे कंट्रियों के लोगों को बीमार करने का अधिकार चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी नहीं है, चाइनीज़ लोगों को भी नहीं है। वो ये अधिकार नहीं ले सकते कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इसलिए हम दूसरे को बीमार करेंगे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ में बैलेंस करना होगा उस कंट्री के लोगों के द्वारा अपने हेल्थ की रक्षा करना, उन्हें भी हेल्थी रहने का अधिकार। इसलिए चाइनीज़ जो बीमार हैं या नहीं बीमार है, हम ये नहीं बोल सकते कि आदमी बीमार है नहीं बीमार है। सर्टिफिकेट चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर इशू करे और फिर कोई बीमार हो तो आप उसका पूरा हर्जा ना लें, उसका इलाज का नहीं। उस कंट्री में आउटब्रेक के दौरान जितने भी लोग बीमार होंगे उन सबका चाइनीज़ गवर्नमेंट हिसाब देगी, भाई हम इतने जो बीमार होगा हम उसका खर्चा देंगे, इलाज करेंगे। पर क्या कोई आदमी बीमार होकर मरना पसंद करेगा किसी भी कंट्री में? तो ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है। इसको सोचना होगा कि क्यों हम चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ लोगों को अब कुछ समय के लिए रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट नहीं रोकेगी शायद उसे लोग उठाकर फेंक दें। तो अगर लोग चाइनीज़ प्यार में या चाइनीज़ के डर से उनको वीज़ा देते रहेंगे तो वो गवर्नमेंट से लोग नाखुश हो जाएंगे और फिर उस गवर्नमेंट को उठाकर नेक्स्ट इलेक्शन में फेंक दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। 7वां पॉइंट है, यानी कि वर्ल्ड बॉडी को इस पर गाइडलाइंस देनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। देखिए सिंपैथाइजर तरीके से वो बीमार है, हम भी उसके बीमार को अपने घर में लेके खुद बीमार हो जाए, वो मर रहा है हम भी मर जाएं, ये कोई समझदारी नहीं है। वो मर रहा है तो उसका इलाज करें, उसे घर के अंदर करें, उसको ठीक करें और अपने आप को बचाएं। ये 2 तरीके हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों तरीके आप अगर करेंगे नहीं वो मर रहा है वो भी मर जाए मैं भी मर जाऊँ, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन करनी चाहिए और जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करे हर कंट्री के लोगों को गवर्नमेंट में प्रेशर डालकर इसका इलाज करना चाहिए। चाइना के इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली बैन रखना चाहिए जब तक कि ये डिजीज़ का आउटब्रेक कम्प्लीटली ख़त्म ना हो। और गवर्नमेंट को क्लासीफाई करना चाहिए कि ये चाइनीज़ मटेरियल है और अगर आप मंगा चुके हैं और इन्फेक्टेड टाइम के बाद आया है, इन्फेक्शन के बाद में, तो आप बताना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का है, ताकि लोग संभाल के ख़रीदें और नहीं खरीदना चाहें तो नहीं खरीदें, पोस्टपोन कर दें 1 साल के लिए। टीवी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, आपके पास ज़रूरी टीवी है, तीसरा टीवी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि टीवी लेके आप मरना पसंद करेंगे। 7वां पॉइंट है, वर्ल्ड इज़ अ बिग फैमिली एंड इफ़ अ कंट्री वांट टू ट्रेड इट इज़ मस्ट टू अलाउ इट्स इम्पोर्ट विद द कंडीशन दैट इट शैल नॉट स्प्रेड डिजीज़। देखिए जब आप वर्ल्ड एक बहुत बड़ा बॉडी है, फैमिली है, और यहाँ पर फ्री इंपोर्ट और फ्री एक्सपोर्ट की परमिशंस आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड WTO का ट्रेड अग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसमें आप फ्री ट्रेड किसी भी कंट्री को कर सकते हैं बायलैटरल ट्रीटी के को ओवरराइड करते हुए। अगर आपका बायलैटरल ट्रीटी नहीं है किसी कंट्री के साथ फिर भी आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उस कंडीशंस में आप ये आपकी इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ के लोकल आदमी को बीमार न करें और उनको मारें नहीं। अगर चाइनीज़ अपनी नासमझी से, अपनी मूर्खता से, अपनी इनएफिशिएंसी से हमें मारेंगे, हमें बीमार करेंगे और हमें इन्फेक्ट करेंगे तो ये उनका अधिकार नहीं हो सकता है। हमें इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमें चाइनीज़ से एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए अपने कंट्री में, यानी कि हमारे इंपोर्ट जो चाइना से आते हैं उन्हें कुछ समय के लिए रोकना चाहिए। हमारे चाइनीज़ वीज़ा जो हम चाइनीज़ लोगों को वीज़ा देते हैं उसे रोक देना चाहिए। हमें अपने लोगों को चाइना में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएंगे और इन्फेक्टेड होकर आएंगे तो उनके पर इलाज पर करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च होता है, दवाइयों पर, आइसोलेशन कैंप के ऊपर। और इंडिया में चाइना की तरह एक ही रूम में 1000 आदमी नहीं रखे जाते हैं, एक रूम में सिर्फ एक आदमी रखा जाता है। इस वजह से हमने 100% सिक्योरिटी रेट अचीव किया है। जापान ने क्या किया? जापान ने उस क्रूज़ के 6000 आदमी, क्रूज़ में जो 3-3 हज़ार आदमी थे एक क्रूज़ के ऊपर, उनको उसी में रखा और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, बीमार होने के लिए छोड़ दिया। कई दिनों तक उसका इलाज का नहीं हुआ, इलाज का इंतज़ाम नहीं किया। इस प्रकार से हमने देखा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट फेल नहीं हुई, जापानीज़ गवर्नमेंट भी कम्प्लीटली फेलियर है। उन्होंने उनको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दी और उनको उतार कर उनके रिस्पेक्टिव कंट्री में भी नहीं भेजा। सोचिए कितनी विषम स्थिति है कि इंडिया के कई लोग जो बीमार नहीं थे
उस क्रूज़ में रहने की वजह से बीमार हो गए। क्या जापानीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी? क्या उस मौत के बदले में हर्जाना देगी? क्या उस माँ को, उन लोगों को जो इंडिया के मर गए हैं या बीमार हैं, उनके जो रिलेटिव हैं इंडिया में, जो चिंतित है, जो बीमार हैं, परेशान हैं उस बीमारी की वजह से, क्या उनको हर्जाना मिलेगा? अगर हर्जाना मिल जाएगा तो ये खुश हो जाएंगे कि भाई मेरा बेटा मर गया, मुझे, हमारे रिश्तेदार मर गए, हमें बहुत खुशी, हमें पैसा मिल रहा है। ये सोचने वाली बात है। इसलिए जापानीज़ गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा गलत किया है, पर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तो गलती की इंतहा नहीं है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट लगातार गलती करती जा रही है, लगातार छुपाई जाती रही है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मौत हो गई है, पर बता रहे हैं कि 1500 के आसपास मौतें हुई हैं, 2000 के आसपास मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा सही नहीं है। सही आंकड़ा वर्ल्ड बॉडी को और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को फ्रीली मूवमेंट देना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, अगर उसमें एक भी वायरस का इम्पैक्टेड आदमी घुस गया तो वो पूरे के पूरे सेंटर को इन्फेक्ट कर देगा। वहाँ पे कोई फैसिलिटी भी नहीं दी गई। वहाँ आप उइघुर मुसलमानों को जो डिटेंशन कैंप में रखा गया है, वहाँ पे करीब करीब 10 करोड़ उइघुर मुसलमान हैं विदाउट प्रोटेक्शन के, जिनकी संख्या बहुत कम दिखाई जाती है। टोटल मुसलमानों की संख्या चाइना में 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी संख्या पॉपुलेशन रजिस्टर में कम दिखाई जाती है, और उसमें करीब करीब 15 से 20 लाख डिटेंशन कैंप में है। और उनमें ये डिसीज़ अगर फेल गया तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है कोशिश की जाएगी चाइना के द्वारा उनको मारने के लिए, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। उससे बचने के लिए वो उसे मार देंगे, कुछ बीमारियां फैला देंगे ताकि वो मर जाए, और उनका इलाज तो होगा ही नहीं, वो इलाज के बहाने वो मर जाएंगे। इस प्रकार से न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं।